नमस्कार, मैं राहुल पांडे। हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हरियाणा से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। नायब सिंह सैनी की जो शपथ विधि होने वाली थी, एक बार फिर से उसकी तारीखों का समय चेंज किया गया है और इस मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए अनिल भाई पटेल हैं। अनिल जी, पहले तो आपका स्वागत है क्योंकि जिस तरह से हरियाणा से कभी बड़ी खबर निकल के आ रही है कि एक बार से फिर से इनकी जो शपथ विधि की तारीख थी वो एक बार टल गई। हरियाणा में क्या चुनाव के वाकई ही अंदर भाजपा ने कहीं ना कहीं धांधली की है, और धांधली की है तो क्या चुनाव आयोग ने इसका सहयोग किया है? देखिए राहुल भाई, जो आप बात कर रहे हैं उसकी चर्चा है। लोकसभा इलेक्शन में भी इसका चर्चा थी कि लगभग 69-79 जितनी सीटें जो हैं उसमें 5 करोड़ वोट जो अधिक गिने गए हैं और ऐसी सब बातें थी। हालांकि चुनाव आयोग ने मुखर होकर कुछ नहीं कहा, ये कहा कि भाई आरोप गलत हैं, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करते हैं, ये सब बातें हुई, लेकिन न तो कोई जाँच हुई। आपको पता हो तो छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में कहीं एक बंदे ने ये भी कहा था कि भैया मैंने जितने वोट दिए उतने मुझे अपने घर के वोट अपने मिले नहीं हैं। ये सब बातें सामने आई थी। छत्तीसगढ़ में भी कहा गया था, भूपेश बघेल ने कहा था, उसने तो लिस्ट दिया था कि भाई ईवीएम में कुछ गड़बड़ियां हैं और 99% वाली जो बातें उस समय भी आई थी। लेकिन अब ये बातें क्यों, और आपने जिस तरह कहा कि टल गई हैं, 17 तारीख को होगी और अमित शाह के यहाँ इसके लिए विशेष मंथन भी हो रहा है कि किसको मंत्री बनाया जाए ये वो, तो क्यों टल रही है और क्यों टाल दी गई है? क्योंकि पहले 7 और अब 13 और कुल 20 विधानसभा के जो ईवीएम हैं, या यूँ कहें कि उसके लिस्ट बना के इसमें धांधली हुई है, इस तरह का एक आरोप जो है वो कांग्रेस ने बना है। वही मैं आपसे पूछने वाला था, अगली मेरा क्वेश्चन यही था कि कांग्रेस ने कितनी सीटों पे धांधली होने का आरोप लगाया? हाँ, वही मतलब कि लगभग 20 सीट, मैंने कहा पहले 13 और पहले 7 और अब 13, ऐसे मिला के कुछ 20 सीटों पर उन्होंने कहा है कि वो अब फरियाद करेंगे और अगर इसी मतलब इलेक्शन कमीशन बात नहीं सुनता तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आपको उसका पहले पता हो कि इसके पहले भी केस चला था ईसीआई में, और ईसीआई ने ये कहा था कि भाई ऐसा ना हो तो जो पर्ची गिरती वो गिन ली जाए। तब इलेक्शन ने कहा था सर वो पतला होता है, बहुत गिन नहीं सकते हैं, और ये सब का विरोध किया था। तब उसने सुप्रीम कोर्ट ने एक राह सुझाया था कि आप एक काम करिए कि आप जो अगर किसी को शंका होती है तो वो बंदा अपने खर्चे पर वो मशीन सील करा के उसकी वापस से जाँच करा सकते हैं। और उसी जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था उसी का उपयोग करके अब 20 जो सीटें हैं जिसमें उनको लगता है कि गड़बड़ी हुई है, और उसका उन्होंने लिस्ट दे दिया और बोला कि भाई इसको अभी आप सील कर दीजिए, हम इसकी गिनती वापस से कराना चाहते हैं या इन ईवीएम को चेक कराना चाहते हैं। और इसी कारण से अब बीजेपी का भी जो बोलते हैं होश उड़े हुए हैं, उनको भी लगता है कि अगर ईसीआई ने सुना है, अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया वाकई अगर कुछ गड़बड़ी लगती है, और आपको पता है चंडीगढ़ में किस तरह हुआ था अनिल मशीह वाली घटना, जो हाँ मेयर को लेके जो वो इलेक्शन जो मेयर को लेकर होना था, वो किस तरह से वहाँ आम आदमी पार्टी को तोड़ने का प्रयास हुआ और ये सब हुआ, वो सब जानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे डंडा लगाया तो सब कुछ सीधा हो गया। तो हो सकता है इस बार हरियाणा में ये कांड हुआ हो, मैं नहीं जानता हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन आकर खुद से इसका खुलासा ना कर दे, या उसे करना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, ताकि लोगों को ये लगे कि फ्री और फेयर इलेक्शन हुआ। लेकिन पिछले कई समय से लगता है कि फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है। राजीव कुमार जो है वो किसी के लिए काम कर रहे हैं, या वो आते हैं और पत्रकारों का अगर जवाब देना होता तो शायराना अंदाज में बकवास शायरी, गंदा शायरी, इसकी शायरी तो मेरी बच्ची अच्छी छोटी है ना वो बोल लेती है उतना बकवास गंदा उनका शायरी होता है। लेकिन फिर भी ठीक है, वो करते हैं। वो क्यों? अब ये पूरा घटनाक्रम चर्चा मैं आपको बताऊं, 2-3 पत्रकार हैं, एक उसमें से महाराष्ट्र के राजू पारुले, हाँ मैं इस पे भी आऊँगा अनिल जी। उनका कहना है कि जितने वोट दिए गए हैं उससे ज़्यादा की गिनती की गई है। ये जो पत्रकार है राजू पारुलेकर जी, उन्होंने उनका ट्वीट भी आप जाके, हमारे जो दर्शक हैं अगर चाहें तो जाके देख सकते हैं। वो मुखर होकर बोलते हैं। वो इसके पहले भी इलेक्शन जब हो रहा था लोकसभा का, तब भी बोले थे कि सबको बोला भाई 17C उस पर आप अलर्ट रहिए, वरना ये लोग आपको बेवकूफ़ बना देंगे, बनाते हैं। किस तरह वोट पैटर्न जो है वो एक तरह से होने लगता है, किस तरह स्लो कर देते हैं ये लोग जानबूझ। ये सब आरोप राजू पारुलेकर, उनका खुद का भी यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। खूब फेयर, मैं उनको सुनता हूँ, उनकी बात में लॉजिक होती है कि वो, और इलेक्शन कमीशन ने आज तक उनकी बातों का कभी खंडन नहीं किया। या जवाब हाँ कि भैया वो गलत बोल रहे हो तुम, राजू पारुलेकर के खिलाफ में केस कर देना चाहिए अगर गलत, लेकिन वो केस होता नहीं। इसका मतलब उसकी बात में कहीं ना कहीं दम है। राजू पारुलेकर ने कहा है कि इसमें पूरा मिला के कहा जाए तो तकरीबन 72,235 वोट जो है वो ज़्यादा गिने गए हैं, उन्होंने ये कहा है।
और उसके आधार पर अलग अलग लोगों ने जो ईडीआर से लेके सबने किया, उन्होंने कहा कि भाई आप समझो जो पूरे वोट थे, जो इलेक्शन कमीशन की साइट पर आप देख सकते हो, जो आप जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ आपके दर्शकों के लिए, जो पूरा वोट है वो इलेक्शन कमीशन पे आप साइट पे जाएंगे तो 2,03,54,350 वोटर वो दिखाता है कि भाई इतने वोट थे। उसमें से मेल जो है मतलब पुरुष जो हैं वो 1,07,75,957 के आसपास मेल है। फीमेल कितनी है? 95,77,926 फीमेल और 467 अन्य वे हैं। अब जो इसने वोटर पूरा टर्नआउट दिखाया उस हिसाब से अगर देखो तो आपको देखो जब लास्ट दिन तक, जिस दिन वोटिंग हो गई थी तब तक उसने बताया नहीं था कितने वोट टर्नआउट हुए, मतलब उसको कहते हैं वोटर टर्न आउट, VTO कहते हैं। वो खाली इतना बता दिया कि 67% कुछ वोट पड़े, लेकिन एक्चुअल में कितने पड़े, संख्या में कितने पड़े वो नहीं बताया था। परफेक्ट आंकड़ा उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने खाली आपको एक ऊपर से एक टकावारी दे दी। अब उस टकावारी की बात करें तो उन्होंने फाइनल दिया था 7 बजे तक, मतलब जिस दिन वोट पड़े 5 तारीख को, उन्होंने कहा था भाई 61% कुछ वोट जो है उस शाम को 7 बजे तक पड़े, और सुबह तक उन्होंने कहा कि 67.09% पड़े, यानी लगभग 6-7% रात भर में बढ़ गए। वो कैसे बढ़ते वो तो इलेक्शन कमीशन ही जाने, लेकिन बढ़ गए। इसी तरह से लोकसभा इलेक्शन में भी अब देखो आप पिछले 4-5 चरण में अगर उसकी गिनती की जाए जो पहले बताया गया और बाद में उसमें लगभग 4 करोड़ 20 लाख के आसपास वोट बढ़ गए थे, उसका खुलासा सीधे तौर पर नहीं किया गया। अब क्या हुआ इसमें, अब देखो जब उसने बताया कि भाई 67.90 वोट % टर्नआउट हुआ, तो इसका मतलब है कि वोट टोटल कितने पड़े थे? 1,38,20,604 वोट पड़े होने चाहिए, जो उन्होंने दिया उस हिसाब से। उसमें बीजेपी को पड़े 39.94, यानी उसको वोट अगर गिना जाए सही में इसके हिसाब से जो गिना जाए, जो उन्होंने परसेंटेज दिया 55,19,949 वोट उनको पढ़ने चाहिए। लेकिन उसके साइट पर आप जाके देखेंगे नीचे लिखा हुआ, इस पर हमारे दर्शकों को कहना है कि आप जाके उस साइट पर देखिए। हाँ, उनको मिला है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी इलेक्शन कमीशन से बता रहा हूँ, आपके लिए थोड़ा रिसर्च किया इसलिए। उसकी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो बता रहा है 55,48,800, जहां इनको 55,19,949 बताना चाहिए, वो सीधा हो गया 48,000। मतलब ये वोट परसेंटेज आपको बढ़े हैं। अगर उस हिसाब से अगर 55 लाख बढ़ रहा है और उतने वोट बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वोट परसेंटेज था वो 68.25% वोट पड़ना चाहिए था, जो वो लोग बता रहे थे 67.90। मतलब 1 से 1.5% का, जो 1 से 1.25% का वोट है वो कहीं धांधली हुई है, वो उन्हीं के आंकड़े बता रहे हैं, मैं अपने आंकड़े नहीं दे रहा हूं। आप इलेक्शन कमीशन साइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हरियाणा वोटर टर्नआउट पर जाएंगे, देखेंगे तो अलग अलग तरीके से किसको कितना परसेंटेज वोट मिला है, लेकिन जब आप खुद से निकालेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ कहीं धांधली है। उसी तरह से देखो जो इनको जो वोट मिले हैं टोटल बता रहा है कि 48,000 ना 801 ना 802, 800 राउंड फिगर है पूरा। 2005 से लेके सर 2019 तक आप देखेंगे तो कहीं ऐसा आंकड़ा नहीं है। आप साइट पर भी जाके देख सकते हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये जो बातें मैं कर रहा हूं आपके दर्शकों के लिए वो इसलिए कर रहा हूं, उनकी साइट पर आपको जाके देखेंगे तो कहीं उनको ये कहीं 55, कहीं 35, कहीं 36, कहीं 19, लेकिन 800 जैसा आंकड़ा मैं नहीं कहा, हो सकता हुआ हो ये 800 मिला हो, लेकिन इस सबका खुलासा किसको करना पड़ेगा? इलेक्शन कमीशन को। अब दूसरी मैं आपको बताऊं, दूसरी बात यह है कि अब आप ग्राफ देखेंगे ना, छत्तीसगढ़ में जिस तरह पैटर्न से ग्राफ हुआ था ठीक उसी पैटर्न से आप देखेंगे ना, तो जो इसका ग्राफ है हरियाणा को उसमें है, जहां कम सीटें हैं, देखो 90 सीटें वहां भी थी यहां भी हैं, तो ग्राफ कैसा है? झुंड में आपको वोट मिला है। अहिलवार बेट तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ही है या बीजेपी ही है, कहीं बांगरबेल तो मतलब ऐसे झुंड में मिला, जबकि इसके पहले इससे कभी होता नहीं था। और तीसरा महत्वपूर्ण बात जो लोग समझते हैं कि 100-500 में देखो वहां तकरीबन 20 सीटें मैंने आपको बताया ना, मार्जिन 1800 से 2200 तक ही है, कहीं 700 है, कहीं 500 हाँ, कहीं 300 है, कहीं इस तरह से है। तो उसी मार्जिन में ये जो 72,000 ज्यादा गिने गए, क्या उसमें तो यूज नहीं हुआ? उस गिनने में एक शंका खड़ा होता है ना सामने, और यही सब बातों को लेकर
कांग्रेस ने जो तेरे वो पिटीशन लगाने की बात चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट में गई और वो बताती है कि भाई देखो इस तरह से हुआ है, हमारे हिसाब से ये हो रहा है, और ये सब डेटा उसने इकट्ठा कर लिया है, और वो अगर सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट बोलती है भाई रुक जाओ, और शायद मुझे लग रहा है इसलिए जो 15 तारीख को शपथ विधि था, इसके लिए तारीख को इसीलिए शायद एक्शन किया। और मैंने कहा कि अमित शाह के यहाँ जो आपने बताया उस हिसाब से बैठकें भी हो रही हैं कि अगर कांग्रेस जाती है और ये भांडाफोड़ होता है, या यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देती है और ये सबको करती है, तो क्या ये चंडीगढ़ वाला स्थिति है, तो फिर क्या बीजेपी पर या इलेक्शन कमीशन पर कितना बड़ा सवाल खड़ा होगा। अगर इलेक्शन कमीशन खुद आकर ये सब बात बता देता है जो मैंने आपको बताया, तीनों चीज आपको दर्शकों के लिए, तो फिर क्या आप विश्वास कर पाएंगे? अगर नहीं होता है तो या तो इलेक्शन कमीशन को खुद बता दे कि भैया ये जो पैटर्न वो, लेकिन वो बता नहीं रही है। शंका देखो, जो चीजें मैंने बताई वो हो सकता है, इलेक्शन में हो सकता है, लेकिन हमारा तो खाली सवाल है, हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन 100% उसने सही डाटा दिया है। राजीव कुमार दूध के धोए हुए व्यक्ति हैं, ठीक है। बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अच्छी और सबसे पवित्र पार्टी है। कांग्रेस सबसे भ्रष्ट और सबसे गिरी हुई पार्टी, हम ये मान के चलते हैं। सवाल ये है कि माहौल इस तरह का नहीं था। अब परसेंटेज वोट देखिए, अब लगभग दोनों के बराबर है, तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक को 48 और दूसरे को 37? जीत का मार्जिन कहां घटाया गया, कहां बढ़ाया गया, क्या कहीं कुछ धांधली? उसी का जवाब ढूंढने के लिए देश तो वही चाह रहा है ना कि आपने लोकसभा में कैसे 4 करोड़ 20 लाख वोट बढ़ा दिए, कैसे एडीआर ने कहा कि आपने लगभग 337 सीटों पर या तो बढ़ा के 437, माफ करिएगा 437, या तो जितना पड़ा उससे वोट ज्यादा गिना गया, उससे कम गिना गया। यही सब के जवाब इलेक्शन कमीशन जो नहीं दे रहा है, इसी को लेकर शंका है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस से गलती नहीं हुई, कांग्रेस को उसी दिन रोक देना चाहिए था जिस दिन हुआ, उसी दिन उसको सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए, तभी हमारे पास ये साथ है, और बाकी आप जांच का आदेश दे दीजिए। लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस अपने अंदर मंथरों पर लड़ती रही कि भाई उसकी गलती है, उसकी गलती है। हालांकि अभी भी देर नहीं हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 7 दिन में आप हमको बोलिए, तो 7 दिन में ये सब अब होने का प्रक्रिया शुरू कांग्रेस ने कर दिया है। अनिल जी, अगर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आता है कांग्रेस के पक्ष में, तो फिर आप क्या फिर से चुनाव देख रहे हैं हरियाणा में? देखिए, मैं फिर से चुनाव नहीं देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बीसीसी मैंने जैसे बताया ना कि क्या जिस तरह से चंडीगढ़ में हुआ था, क्या फिर से चुनाव हुआ? नहीं। जितने उन्होंने गलत काटी थी, जो 20 सीटें हैं, 20 सीटें पर हराया जाए, 20 सीट पर सीधे जीत जाएगी बीजेपी। इसका मतलब कांग्रेस जीत जाएगी तो 37 और प्लस 20 जीतो 57 सीट आ जाएगी बीजेपी को। यानी क्योंकि फिर से खर्चा, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन जो ये फिर से करा पाएगा, क्योंकि फिर तो आपको अधिकारी को बदलना पड़ेगा, फिर तो आपको इलेक्शन कमीशन के पूरे ढांचे को बदलना पड़ेगा। कैसे विश्वास करेगा कोई आदमी अगर ये चीज साबित हो जाती है? तो या तो मैंने जैसे कहा कि इलेक्शन कमीशन आके बताए कि भाई ये गड़बड़ है, टेक्निकली साबित करे, क्योंकि एक बार तो इलेक्शन कमीशन जो मैन्युअली चंडीगढ़ में वो उसमें जो व्यक्ति था वो तो कैसे गड़बड़ झाला कर रहा था पता चल गया। अब ये तो मशीन है, लेकिन सवाल ये है कि जब वो जांच के आदेश देंगे कि ये 20 जगह पर, तो वो कौन चेक करेगा? फॉरेंसिक टीम कौन सी होगी, किसकी होगी? क्या विदेश से आएगी या देश की कहीं होगी? ये सब भी सवाल है ना। अगर देश की आएगी तो हम कैसे विश्वास करेंगे? सब तो मिले हुए हैं, सबको ऐसा आरोप है कांग्रेस का, ये सब तो मिले हुए हैं। जब मिले हुए हैं आप ये बोलेंगे तो किस पर अब? लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट के विवेकाधिकार पर है राहुल, कि वो कितना कैसे और ये सब कुछ करते हैं, क्या हिसाब किताब लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस कैसे अपने केस को अप्रोच करती है, उसको लग रहा है कि ये गड़बड़ी हुई है। तो सवाल तो ये भी है कि इसके पहले भी तो वीवीपैट्स को गिनी है, ये सब बातें कहीं गई थी इलेक्शन के पहले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो कहा वो चंद्रचूड़ साहब सुने, और इसके बाद तो हमको पता है गणेश आरती और ये सब। एक मिनट अनिल जी, चंद्रचूड़ जी अब नवंबर में वो रिटायरमेंट होंगे, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जाते जाते कोई अच्छा फैसला दे के जाएंगे? हो सकता है, हो सकता है। अगर उनको अपने छाती पर और पीठ पर लगे दाग मिटाने हैं आरती वाले, गणेश आरती वाले, तो उनको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे लोग उनको उनके पिता की तरह याद करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो क्या करें, हम तो ये कह रहे हैं कि वो न्याय करें। देश को उनको बहुत अपेक्षा थी, हालांकि उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में देखो तो आधा अधूरा जो न्याय दिया अधूरा, मतलब आपने ये मान लिया आपने कि भैया गलत है, तो पैसा आपने लौटाने के लिए क्यों नहीं कहा किसी भी पार्टी को?
भाई जितना आपने खर्च कर दिया ठीक है, जितना बचा वापस लौटाओ उनको। दूसरा, शिवसेना का सिंबल किसको मिलना चाहिए उसका कोई निर्णय अभी तक नहीं हो पाया, सब सोए पड़े। एक मुस्लिम युवक है सर, वो उसका भी जामीन कब होगा वो पता नहीं, उसको लेकर काफी हो हल्ला होता है। जो लोग हैं भी 4 साल हो गए उसको जामीन पर सुनवाई नहीं कर पा रहे हो आप, मतलब। और सबसे बड़ी बात, जब आपने सुओ मोटो लिया तो किस पर लिया? कलकत्ता की एक लड़की पर। आपने बदलापुर तो लिया नहीं सुओ मोटो, कि बदलापुर में भी तो लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसको भी जांच के दायरे में लाया जाए, वो तो आपने नहीं कहा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें भी उन्होंने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल है, चंद्रचूड़ पर सवाल है। अगर चंद्रचूड़ कुछ करके जाते हैं, इसमें कुछ फैसला करके जाते हैं, तब इतिहास उनको याद रखेगा, वरना वो आरती के लिए हमेशा उनको याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ अनिल पटेल जी, और हरियाणा पे और भी अगर कोई खबर आती है तो हम आपको रूबरू कराएंगे। और हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है उसे आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।